नहीं गड़बड़ हो जाए। प्रॉस्पेक्टस की बात करेंगे अब। देखिए प्रॉस्पेक्टस, पहले भी इसके बारे में बातचीत हुई है, लेकिन एक्चुअली प्रॉस्पेक्टस जो है वो बनाया क्यों जाता है, ये सोचा जाए। क्यों एक प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है? हमने ये बात तो पहले अच्छी तरह जान ली है कि कंपनी को शेयर कैपिटल चाहिए। ये कैपिटल आएगी पब्लिक में से ही। पब्लिक में से ही कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो सकते हैं, यानी ये प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। ये प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो पब्लिक में, वो हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे, ये कैपिटल वही लोग लेकर आएंगे। तो कंपनी को जो ये शेयर कैपिटल चाहिए, पब्लिक से चाहिए, उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे ये पैसा चाहिए। ये इन्वेस्टर जब कंपनी में पैसा लगाएंगे तो कंपनी इस बात को बखूबी जानती है कि हमें इन्वेस्टर्स पैसा तभी देंगे जब हम उन्हें ये अच्छी तरह से समझाएंगे कि उनका पैसा किस चीज में यूज किया जाएगा और उस पैसे से उन्हें बेनिफिट कितना होगा। ठीक बात है कि नहीं? आज अगर कंपनी हमने फॉर्म की है, ये बहुत सारे प्रमोटर्स ने कंपनी को फॉर्म किया है। ये प्रमोटर्स कंपनी को फॉर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इनके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया चलता है। इन्होंने एक आइडिया जरूर कंसीव किया होगा और उसी के बेसिस पर एक कंपनी बनी। ये जो आइडिया है ये एक बिजनेस आइडिया था कि नहीं था? वो बिजनेस आइडिया जिसके लिए ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। ये जो ह्यूज कैपिटल चाहिए थी, यही तो कैपिटल पब्लिक से कलेक्ट करनी है। ये जो बिजनेस आइडिया जनरेट किया होगा ये जरूर प्रॉफिटेबल रहा होगा कि नहीं? अगर ये प्रॉफिटेबल ना हो तो क्या ये प्रमोटर्स इन इन्वेस्टर्स से पैसा ले पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि नहीं? ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी प्लस फ्यूचर ग्रोथ, ये फ्यूचर ग्रोथ का सपना और प्रॉफिटेबिलिटी का सपना, ये किसको दिखाना पड़ेगा? इन्वेस्टर्स को। ये सुनहरे सपने जो दिखाए जाएंगे इन्हें, उन सुनहरे सपनों को दिखाने के लिए जिस चीज का यूज किया जाएगा वो है प्रॉस्पेक्टस। क्यों? इन सभी कामों को करने का कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा या नहीं होगा? फ्यूचर ग्रोथ होगी, प्रॉफिट्स आएंगे, इन सब के लिए एक प्लान होगा। ये प्लान इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा इसमें। ठीक बात है कि नहीं? इस प्लान में सब कुछ लिखा जाएगा कि ये किस तरीके से पैसा यूटिलाइज होगा, किस तरह से आपकी ग्रोथ आएगी। ठीक बात है कि नहीं? जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, कंपनी से जुड़े हुए लोगों के बारे में,
पीपल कनेक्टेड, बिजनेस प्लान के बारे में, ये सब बातें प्रॉस्पेक्टस में लिख दी जाएंगी। जब ये प्रॉस्पेक्टस इन इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, ये प्रॉस्पेक्टस एक्चुअली है क्या? इनविटेशन टू एन ऑफर है कि नहीं है? क्या है ये? इनविटेशन टू एन ऑफर। इसी के बेसिस पर इन्वेस्टर जो है कंपनी में पैसा लगाएगा। इन्वेस्टर जो है कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा? इस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ने के बाद ही यह काम करेगा। ठीक बात है कि नहीं? इज इट क्लियर? तो प्रॉस्पेक्टस अगर मुझे इशू करना हो तो मैं कैसे करूं? जरूरी तो नहीं कि वो हमेशा ही बुकलेट हो। नॉर्मली हमेशा एक बुकलेट तैयार की जाती है, वही क्या है? हमारा प्रॉस्पेक्टस। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने न्यूज़पेपर में सारी की सारी डिटेल्स देनी है, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देनी है, तो कोई बात नहीं, आप उस सारे कंटेंट को न्यूज़पेपर के फुल पेज में दे दो, चलेगा। कोई सर्कुलर दे दो, कोई एडवर्टाइजमेंट दे दो, लेकिन वो कंटेंट जो एक प्रॉस्पेक्टस के होने चाहिए, वो कंटेंट उसमें शामिल होंगे, तभी वो प्रॉस्पेक्टस यानी इनविटेशन टू पब्लिक जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? इनविटेशन टू पब्लिक कब माना जाएगा? जब इसके रिक्वायर्ड कंटेंट सारे के सारे उसमें मौजूद हैं। प्रॉस्पेक्टस को ना कई सारे शेड्यूल्स में डिवाइड कर दिया गया है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और वो सारे के सारे पार्ट्स, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से शेड्यूल। अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, बिजनेस प्लान बताया, लोग कितने कनेक्टेड हैं वो बताया। इसके अलावा यह भी बताया जाएगा जी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा कैसा। क्या बताया जाएगा? कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज में एक आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ा था कि नहीं? गड़े मुर्दे उखाड़ता रहता हूं मैं, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है इन बातों को याद रखना। वहीं पर आपने लेवरेज का कॉन्सेप्ट भी सीखा था। ठीक बात है कि नहीं? डेट इक्विटी का कॉन्सेप्ट रेशियो एनालिसिस में सीखा था, कितना डेट और कितना इक्विटी हो। फिर आपने उसकी आइडियल रेशियोज भी सीखी थी रेशियो एनालिसिस में, हाँ या ना? मैं अगर एक इन्वेस्टर हूं, मैं एक शेयर होल्डर हूं, तो एक कंपनी में पैसा क्यों करूंगा? मैं देखूंगा कि यार ये अपना कितना पैसा लगाएंगे और मुझे लेवरेज कितनी देंगे। लेवरेज याद है सबको? थोड़ा बहुत चलिए, कभी पॉइंट आएगा फिर सोचेंगे इसके बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूं। कंपनी के इक्विटी शेयर्स लगे हुए हैं 10 लाख के, और कंपनी ने डिबेंचर्स लिए हुए हैं 10 लाख के। कैपिटल कितनी लगी हुई है? 20 लाख रुपए। टोटल रिटर्न जो मिला
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 20 लाख। रिटर्न मिला मान लीजिए 15%। डिवेंचर को हमने इंटरेस्ट देना है 10%। 15% रिटर्न कितना हुआ बताइए? 3 लाख रुपए। इस रिटर्न में से मुझे डिबेंचर्स को कितना देना है? होल्डर्स को डिबेंचर का इंटरेस्ट सिर्फ 1 लाख। 10 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से 1 लाख बचा। कितना मेरे पास? किसके लिए है ये? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मिल गया। जरा बताइए कि टोटल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 15%। उसके हिसाब से इक्विटी वालों ने कितना पैसा लगाया था? 10 लाख। 15% के हिसाब से कितना पैसा मिलना चाहिए? 1.5 लाख, 1.5 लाख। लेकिन मिला कितना? 50,000 फालतू कैसे मिल गया भाई? 50,000 फालतू कैसे मिला? रिटर्न तो इनको आए थे 15%, लेकिन डिबेंचर होल्डर का क्योंकि पैसा फिक्स होता है पड़ा 5 आया था। वो जो 5% एक्स्ट्रा इनकी कैपिटल पर कमाया था, इस 10 लाख पे भी कितना कमाया होगा? 15%। कितना हो गया? 1.5 लाख। लेकिन इनको देना कितना है? 10%। 5 लाख किसकी जेब में आ गया? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। इसे कहते हैं लेवरेज। समझ आई बात के नहीं? आप बाहर से उठाए गए डेट पर पैसा कमा लेते हो एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि उनका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है। ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है। ये क्या है? हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर मैं किसी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बनने जा रहा हूं तो मैं उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉम्पोजिशन भी देखूंगा कि आने वाले समय में वो किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट। समझ आई बात के नहीं? क्योंकि भाई अगर प्रॉफिट हुआ और कैपिटल मेरी इतनी लगी रही, डिबेंचर नहीं लिए, तो मैं लेवरेज नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन अगर कंपनी कहती है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डेट को भी इन्वॉल्व करेंगे और आगे बिजनेस बढ़िया होगा, इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या आएगा कि यार ये 15% 20% भी तो हो सकता है। आने वाले समय में अगर ये 20% हो जाए तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4 लाख। लेकिन डिबेंचर होल्डर को कितना देना है मुझे? 1 लाख। जेब में कितना आ गया? 3 लाख। ठीक बात है कि नहीं? यानी रिटर्न मेरा एक्सपेक्टेड था कितना? 15%। 10 लाख का 15% 1.5 लाख। मिला कितना? 3 लाख। क्यों मिला? डेट को इंट्रोड्यूस करने के कारण यह पैसा मिला, राइट? तो इसीलिए जो इन्विटेशन टू एन ऑफर दिया जाएगा यानी प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा, उसमें जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक बात है कि नहीं? इसके अलावा जब शेयर्स इशू करेंगे तो उसकी टर्म्स क्या होंगी, अलॉटमेंट की टर्म्स क्या होंगी, ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे किया जाएगा, इतनी हजारों बातें जो कि इशू से रिलेटेड है। कितने हमारे बैंकर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज हमारे कौन से हैं, इतनी सारी बातें सब कहां लिखी जाएंगी? प्रॉस्पेक्टस में लिखी जाएंगी। इज इट क्लियर? तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप देखोगे कि इंक्लूजन्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। कंटेंट्स ही कंटेंट्स होंगे, बहुत सारे कंटेंट्स हैं। अब आप सोचोगे यार इतनी लिस्ट हम याद कैसे रखेंगे? आपने हर एक पॉइंट को लिंक करना है कि ये किस सिचुएशन से रिलेटेड है। बात समझ आई कि नहीं? मान लिया जाए कि मैं अपने शेयर्स को इशू करना चाहता हूं, तो क्या शेयर्स मैं अपने आप इशू कर लूंगा अकेला? नहीं। शेयर्स का जिन जिन से कनेक्शन है सबको याद करो। एक तो मेरे शेयर जब इशू हो जाएंगे तो सेकेंडरी मार्केट में उनकी डीलिंग होनी है, यानी स्टॉक एक्सचेंज, उसका रोल आएगा। जब मैं शुरू में इशू करना चाहता हूं तो मैं अकेला नहीं इशू कर पाऊंगा,
मुझे बहुत सारे इंटरमीडियरीज को लेना पड़ेगा, साथ में अंडर राइटर्स को लेना पड़ेगा। किसी ने कभी अंडर राइटिंग कमीशन बताया 12th में? अंडर राइटिंग कमीशन क्या होती थी? अगर पब्लिक नहीं लेती तो ये अंडर राइटर्स कहते थे हम परचेज करेंगे, इस काम की हम कमीशन लेंगे। इसका मतलब ये कि हमारा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है कि जी 90% आना चाहिए, हम उससे तो बच गए। फंस जाते अगर 90% ना आता, सारा एप्लीकेशन मनी वापस करना पड़ता। तो अंडर राइटर से अंडर राइटिंग कराने का फायदा क्या हुआ कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो 100% आएगा ही आएगा। यानी अंडर राइटर को क्या बोला जाएगा कि हमने 1 लाख शेयर इशू करने हैं। अंडर राइटर बोलेंगे जी हम करेंगे, बोलो। हमने कहा ठीक है जी, 90% तो हमारी रिक्वायरमेंट है सबकी, हमें तो 100% चाहिए या ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तभी बढ़िया है। वो कहते ठीक है जी, डन। और हमने कहा जी अगर ये मार्केट में शेयर पूरे इशू नहीं हुए फिर क्या होगा? मान लिया जाए 90% होता है तो कहते जी टेंशन मत लो, बाकी 30% हम लेंगे। समझाई बात के नहीं? तो जितने इशू को वो अंडर राइट करेंगे उतना परसेंटेज उनको कमीशन देना पड़ेगा। यानी अंडर राइटर्स हमारे कौन कौन हैं, ये लोग भी बीच में आ गए। तो इसमें जुड़े हुए जितने पॉइंट्स आपको नजर आए उन सारे पॉइंट्स को पहले लिंक करो, और उन लिंक करने के बाद जो आपके पॉइंट्स उनमें हैं उन सबको याद करो। तो इस चैप्टर में आपको करना क्या है? लिंकेज। इसको याद करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है, लिंक करना, कि इस पर्टिकुलर पार्ट से कितनी चीजें रिलेटेड हैं और वो कहां काम आती हैं। इज इट क्लियर? आइए पढ़ना शुरू करें। तो चैप्टर है प्रोस्पेक्टस, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 36। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस। अंडरलाइन कर लो इसे, डिस्क्राइब्ड और issued as a prospectus. It includes any notice, circular, advertisement or other document inviting deposits from the public or inviting offers from the public. क्या कहा हमने इसे? Invitation to an offer। कर क्या रहा है ये? लोगों से ऑफर्स इनवाइट कर रहा है। सो इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक और इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। इज इट क्लियर? तो ये प्रोस्पेक्टस इन सबको क्या कहता है? लाओ जी पैसा लगाओ। ठीक बात है कि नहीं? अब इसके कंटेंट्स की बात धीरे धीरे शुरू करेंगे बाद में। मीनिंग क्या हुआ? अ प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी इन्विटेशन इशूड टू द पब्लिक inviting to deposit money with the company or to take shares or debentures of the company. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा इट इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, ओरल इन्विटेशन इज नॉट अ प्रोस्पेक्टस। इट इनवाइट्स सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स और डिबेंचर्स और इनवाइट्स पब्लिक डिपॉजिट्स. This invitation is made to the public. It is not necessary that prospectus should be issued by a company. It may be issued on behalf of the company. कौन करेगा? इशुइंग हाउस जो है वो इनके एजेंट बन के इशू करेंगे. समझ आई बात के नहीं? तो जरूरी नहीं है कि कंपनी खुद ये काम करे, उनके एजेंट्स भी इनके बिहाफ पर ये काम कर सकते हैं. It is not treated as invitation to public if it is directed to a specific person or group of persons. अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही मैंने कह दिया कि जी आप खरीद लो और मैं पब्लिक में नहीं दे रहा, तो ये कभी भी प्रोस्पेक्टस नहीं कहलाएगा. हां या ना? अगर मैंने इसे पब्लिक में इशू नहीं किया तो ये प्रोस्पेक्टस नहीं कहलाएगा. बात ठीक है कि नहीं? यस.
अच्छा, मैंने थोड़े समय पहले आपको कहा था कि कई बार स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, हाँ, और वो कब होता है? जब कंपनी कब प्राइवेट सर्कुलेशन में ऐसा कर दे। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन अगर प्राइवेट सर्कुलेशन कर दी तो ये तो प्राइवेट कंपनी हो गई। भाई प्राइवेट सर्कुलेशन हो गई तो पब्लिक को तो इश्यू हुआ नहीं, तो फिर हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट सर्कुलेशन कैसे अलाउ कर रहे हैं? कहीं से तो कैश चाहिए, ठीक है। बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी कि जी पब्लिक जब तक सब्सक्राइब करेगी कुछ तो टाइम लगेगा, तो ठीक बात है, हम प्राइवेटली ले लेते हैं, बिल्कुल डन है। लेकिन प्राइवेटली लिया तो ये तो प्राइवेट कंपनी का पॉइंट हो जाएगा। हाँ, तब स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, मान ली ये बात, लेकिन तब तो प्राइवेट का ही हिस्सा हो गया ना ये। इस काम को तोड़ने के लिए क्या किया जाए? बात बिल्कुल ठीक है ये जो मैं बोल रहा हूं। अगर प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया, प्राइवेट अरेंजमेंट आपने कर ली, तो हम इसे प्रॉस्पेक्टस मानेंगे ही नहीं। लेकिन इस कंपनीज एक्ट में लिखा है कि आप प्राइवेट अरेंजमेंट कर सकते हो, तो किया क्या जाए? सेकेंडरी मार्केट में डील होंगे, मान लिया, लेकिन पहले पॉइंट पे जब हमने इशू किया है तो मैं इसे कैसे कह दूं कि ये पब्लिक को किया? ये प्रॉब्लम सामने आई और उसका इलाज क्या सोचा गया? उसका इलाज क्या किया कि भाई अगर ये प्राइवेट कंपनी बनाई, मान लिया जाए प्राइवेटली हमने दिया, मान लिया, लेकिन प्राइवेट की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 50। तो सीधा तरीका है कि अगर आप प्राइवेटली सर्कुलेट करना चाहते हो तो 50 से ज्यादा वो कर दो, अपने आप पब्लिक बन जाएगी, हाँ है ना? तो इसीलिए एक शर्त क्या लगा दी गई कि जरूरी नहीं है कि आप इसे पब्लिक में इश्यू करो, आप इसे प्राइवेटली भी सर्कुलेट करना चाहते हो कर दो, लेकिन 50 से ज्यादा मेंबर बनने चाहिए। यह आया था अमेंडमेंट एक्ट 2000 में। आइए पढ़ें अब इसे। तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज इन्विटेशन टू पब्लिक इफ इट इज डायरेक्टेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। पब्लिक बनाने के लिए सबको इश्यू करना पड़ता है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है? नीचे दी हुई है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही पब्लिक को इश्यू करो, प्राइवेटली भी सर्कुलेट कर सकते हो। शर्त क्या है? 50 से ज्यादा मेंबर होने चाहिए। आगे, इट डज नॉट रिजल्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द शेयर्स और डिवेंचर्स बिकमिंग अवेलेबल for subscription or purchase by person other than those receiving the invitation। यानी आपने शेयर्स और डिवेंचर्स को अवेल करवा दिया सब्सक्रिप्शन के लिए, किनको? इनविटेशन जिनको मिला है उसके अलावा लोगों को। इनविटेशन जिनको दिया है करने, उन्होंने तो इसको किया नहीं, कुछ लोग थे उनको कर लिया। तो इसका मतलब जब आपने पब्लिक को अलाउ ही नहीं किया शेयर्स लेने के लिए, तो ऐसे केस में इनविटेशन टू पब्लिक माना भी नहीं। लोगों को शेयर्स लेने के लिए हमने इनविटेशन दिया, उनको शेयर्स तो दिए नहीं, और दिए किसको? अदर देन दोज। और ऐसे केस में यह इनविटेशन टू पब्लिक नहीं माना जाएगा। इसका मतलब पब्लिक में इशू करने के बावजूद मैंने पब्लिक में शेयर इशू नहीं किए, प्राइवेटली सर्कुलेट कर दिए। पहले केस में क्या किया? सीधा ही पब्लिक को इशू नहीं किए, प्राइवेट किए। दूसरे केस में पब्लिक में इशू निकाला, लेकिन उनको इशू नहीं किए, किसको इशू कर दिए? अदर देन दोज, यानी प्राइवेट को। इसमें भी शर्त क्या है? सेम एक्सेप्शन, कि अगर आपने ऐसा भी कर दिया, पब्लिक को इशू करने के बाद भी आपने उनको शेयर्स इशू नहीं किए, प्राइवेटली कुछ लोगों को कर दिए, तो 50 से ज्यादा मेंबर होंगे तो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? ये दोनों बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। लिखा था हमने कि या तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट लोगों को ही इशू कर दे डायरेक्ट, पब्लिक में इशू करे ही ना,
या फिर पब्लिक में इशू करने के बावजूद उनको शेयर्स इशू ना करे, क्या कर दे, प्राइवेटली कर दे। तो दोनों में अंतर है, राइट। एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000, कंपनीज वेयर invitation to subscribe shares or debenture of the company is given to a select people and not to public, such invitation shall be deemed as public issue। हालांकि ये गिने चुने लोगों को किया गया, फिर भी ये पब्लिक इशू माना जाएगा कब, if it is made to 50 or more persons। However, the above amendment जो कि 2000 में आई थी is not applicable to public financial institution and non-banking finance company। क्यों? इनका काम ही फाइनेंस का है, इसी कारण से ये काम इन्हें अलाउ नहीं है। तो हमने 4 चीजें पढ़ ली। पहली बात, डेफिनेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रॉस्पेक्टस है या उसके कंटेंट को अपने अंदर समेटता है, जैसे कि नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या सर्कुलर, जो पब्लिक को इनवाइट करे, किस चीज के लिए, डिपॉजिट्स लेने के लिए। ठीक बात है कि नहीं? ये सब क्या है, प्रॉस्पेक्टस। मीनिंग इसके जैसे ही था। कैरेक्टरिस्टिक में क्या बोला हमने, राइटिंग में होना चाहिए, ओरल इन्विटेशन नहीं होना चाहिए, पब्लिक को क्या करे, इनवाइट करे, इनविटेशन होना चाहिए। और नॉर्मली क्या होता है, पब्लिक को ही इसे दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपनी ही इसे इशू करे। कंपनी का कोई ना कोई एजेंट लाइक इशूइंग हाउस भी इसे इशू कर सकता है। और किस चीज को क्या नहीं माना जाएगा, इनविटेशन टू द पब्लिक नहीं माना जाएगा, किसे, प्रॉस्पेक्टस को। कब? अगर प्राइवेट सर्कुलेशन डायरेक्टली कर दी या पब्लिक को शेयर इशू करने के बाद, उनको तो इशू किया नहीं, प्राइवेट वालों को कर दिया। इन दोनों ही केस में हम इसे प्रॉस्पेक्टस नहीं मानेंगे। लेकिन किस केस में अलाउड होगा, एक्सेप्शन नीचे लिखी है, जहां पर यह प्राइवेट सर्कुलेशन 50 या उससे ज्यादा लोगों को की जाएगी, ताकि ये प्राइवेट कंपनी का हट जाए। ठीक बात है कि नहीं? चलिए, व्हेन प्रॉस्पेक्टस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड, बहुत ही आसान। पहला, प्राइवेट कंपनी को कभी इशू नहीं करना पड़ता। चले आगे। सेकेंड पॉइंट, इफ अ पब्लिक कंपनी विच रेजेस इट्स कैपिटल थ्रू प्राइवेट अरेंजमेंट, ये भी पढ़ चुके। थर्ड पॉइंट, where the company has made a right issue। अब राइट इशू फिर आने वाला समय हमें बताएगा कि राइट इशू होता क्या है। सेक्शन 81 कंपनीज एक्ट, राइट इशू ये बताता है कि जो शेयर होल्डर्स पहले से ही हमारे शेयर होल्डर हैं, उनको पहला राइट मिलना चाहिए। किस चीज में? अगर कंपनी कभी नए शेयर्स इशू करे। अब ऐसा राइट क्यों मिलना चाहिए? मान लीजिए कि कंपनी के ये 100 शेयर होल्डर्स हैं, 100 शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। इन शेयर होल्डर्स ने मिलकर 100% शेयर्स लिए हुए हैं, 10 लाख रुपया लगाया हुआ है। ठीक बात है। अब कंपनी कहते थी हमें तो 10 लाख रुपया और चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? कंपनी ने यही शेयर पब्लिक में इशू कर दिए और इस पब्लिक में से इस 10 लाख रुपए को लगाने वाले नए लोग आ गए। मान लिया जाए 100 नए लोग, 100 न्यू पीपल, न्यू मेंबर्स आ गए। एक बात बताइए, जिनका पहले 100% होल्ड था, आज उनका होल्ड कितना हो गया? 50% हो गया। यानी जिन पर्सन्स ने कंपनी में अपना स्टेक लगाया था, इन पर्सन्स का स्टेक आधा रह गया। तो बिगिनिंग का जो पैसा इन्होंने लगाया कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, वो मेहनत कौन ले रहा है? डायरेक्टली नए वाले लोग। ठीक बात है कि नहीं? इससे क्या होगा? इनकी शेयर होल्डिंग पर असर पड़ेगा। इसीलिए लोग कहेंगे
कि भाई कंपनी अगर नया इशू निकालना चाहती है तो डायरेक्टली पब्लिक में इशू नहीं करेगी। अब जब डायरेक्टली पब्लिक में इशू करेगी नहीं तो प्रॉस्पेक्टस की क्या जरूरत है? क्या कहा जाएगा कि पहले कंपनी को किन्हें ऑफर करना पड़ेगा? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। जो आपके पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, आप उनसे पूछो कि जी हमें 10 लाख रुपया चाहिए, क्या आप शेयर लेना चाहोगे? हम पहला राइट आपको देते हैं। और इस तरीके से राइट मिलेगा कि उनका जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो सेम रहे। मान लिया जाए कि इस 10 लाख रुपए में से जो पहले लगा हुआ था, मिस्टर ए ने टोटल 2.5 लाख रुपए लगाए हुए हैं। जरा बताइए कि इस पूरी कंपनी में इस बंदे का स्टेक कितने परसेंट हो गया? 25% हो गया कि नहीं? स्टेक 25% हो गया। अब कंपनी इस पर्सन को, मिस्टर ए को, इस 10 लाख रुपए की जो नई कैपिटल इशू करना चाहती है, कितने की ऑफर दे? जितना परसेंटेज उसका पहले है उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी नई कंपनी में जब शेयर कैपिटल इशू हो जाए भी उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए? 25%। हम तो उसे कम से कम ऑफर दें, चाहे वो ले या ना ले, ये उसकी मर्जी है। लेकिन रूल क्या है कि पहले कंपनी को उतना ही स्टेक इसे देना पड़ेगा, ऑफर करना पड़ेगा। यानी ए के पास जब लेटर आएगी राइट्स की, तो उसके पास कहा जाएगा जी 2.5 लाख रुपए के शेयर्स हम आपको ऑफर करते हैं, क्या आप लेना चाहोगे? अब ये उसकी मर्जी है कि परचेज करे और रख ले, या परचेज करे किसी और को बेच दे, या ले ही ना। 3 ऑप्शन है। इज इट क्लियर? परचेज कर ले, उसके अंदर 2 ऑप्शन, या तो रख ले या आगे किसी और को बेच दे। और अगर उसे ये नहीं परचेज करने तो कंपनी को बोल दे जी मुझे नहीं चाहिए, जिसको मर्जी बेच दो। तो ये जब पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सारा का सारा राइट दिया जाता है, ये कहलाता है राइट इशू। और राइट इशू में नई पब्लिक को तो कोई हमने बुलाया ही नहीं। पुराने वालों को प्रॉस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक नहीं है, वो तो हमारी शेयर होल्डर है, हमारे बारे में जानते हैं। तो इस केस में प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। चले आगे। सो वेयर कंपनी हैज मेड अ राइट इशू, लिखा है व्हेन एन ऑफर इज मेड टू द existing members or debenture holders of the company, whether or not these members have right of renunciation or not. Renunciation का मतलब कि हम लेना नहीं चाहते या लेना चाहते हैं, इसका राइट, हाँ या ना कहने का राइट। तो इनके पास राइट हो या ना हो, कंपनी को पहले इनको इशू करना पड़ेगा। और इस केस में प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? आइए कंटेंट्स की ओर चलें। और ये बहुत